Hello students, in last topic we have discussed rules for determining number of significant figures. उसी टॉपिक का एक्सटेंशन है बेटा. अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन के अंदर और डिवीजन के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन. एडिशन के अंदर जो रूल यूज होंगे वही बेटा किसके अंदर यूज होंगे, सब्सट्रैक्शन के अंदर. तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन का ही. जैसे हमने एक डिजिट लिया 4.532. हमने जैसे पिछले टॉपिक में डिस्कस किया जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बेटा, 4. उसके बाद है 2.3, सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, ऑल विल बी सिग्निफिकेंट. तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2. उसके बाद है 6.24, इसमें ये भी सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3. ओके. अब रूल क्या है, डेसिमल के बाद जिस क्वांटिटी में सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं दैट विल बी एग्जैक्ट आंसर. आपसे पूछा जाएगा कि एडिशन के बाद गिवन आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कहां तक राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी. तो हम एक बार इन सबको ऐड कर लेते हैं. हमने इंडिविजुअली देख लिया. इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें कितने हैं, 3. डेसिमल के बाद इसमें राउंडिंग ऑफ कितने फिगर्स तक की हुई है, 3 तक. इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1. और इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2. तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम टोटल डिजिट, क्या कहा बेटा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम टोटल डिजिट काउंट ना करके, मतलब ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट ना करके हम क्या काउंट करते हैं, आफ्टर डेसिमल. तो इसमें आफ्टर डेसिमल कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3. इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 1. और इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 2. ओके. तो जो लिस्ट डेसिमल पॉइंट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, उसको हम क्या लेते हैं, रिक्वायर्ड आंसर में. तो डेसिमल के बाद, मैं बार बार यूज कर रही हूं टर्म, डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 2. तो गिवन आंसर में भी सबसे लिस्ट किस में है, 1. तो आप डेसिमल के बाद राउंडिंग ऑफ कहां पे करोगे, 1 फिगर तक. तो ये ऐड करने के बाद हमारा क्या आ गया, 3 6 0 3 1. तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ में आंसर डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आया हुआ है, 3 तक. बट हम कहां तक लेंगे, 1 तक. क्यों 1 तक लेंगे, क्योंकि राउंडिंग ऑफ के दौरान हमारा लिस्ट प्रिसाइज टर्म डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक यूज हो रहा है, 1 पॉइंट तक. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13.0 आना. 13.0 चाहिए था, बट 13.1 क्यों लिया, क्योंकि 0 के बाद जो डिजिट है वो लेस देन मोर देन क्या है, 5. अगर कोई भी क्वांटिटी 5 से बड़ी होती है तो राउंडिंग ऑफ में हम क्या कर देते हैं, 1 को ऐड. तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 13.1. फिर समराइज कर रहे हैं बेटा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर डेसिमल के बाद वाले पॉइंट हम काउंट करते हैं. अगेन इसमें डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं, 3. इसमें है 1 और इसमें कितने हैं, 2. तो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ प्रिसाइज टर्म्स किसके अंदर है, डेसिमल के बाद 1. तो हमने आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ कर दी. अब हमारा डाउट ये होना था, आंसर तो मैम 13.0 होना था. तो हमने एक और ऐड क्यों किया, राउंडिंग ऑफ में अगर क्वांटिटी या नंबर 5 से ज्यादा है तो 1 ऐड हो जाता है. तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, 13.1. और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सारे के सारे नॉन जीरो हैं. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसके अंदर, 3. उसके बाद बेटा नेक्स्ट रूल है कौन सा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है. जैसे
हमने क्वांटिटी ली 4.327, इसमें हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट नहीं काउंट करते, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम काउंट करते हैं टोटल डिजिट्स। तो इसमें हमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा? 1 2 3 4। इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। और इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 and 2। ओके, तो इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई करें। आंसर में क्या होगा? जिस क्वांटिटी के अंदर लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है दैट विल बी एग्जैक्ट आंसर। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कंपटीशन एग्जाम में कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आप देखोगे इस क्वांटिटी में कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 2। तो लिस्ट किस में आ गई? 2 नंबर में आ गए, तो आप आंसर लिख दोगे 2। और आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी वैल्यू, वैल्यू में आप पहले इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद अगर क्वांटिटी में हमारे 2 ही आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारा आंसर कहां तक हो जाएगा? सिर्फ 12 तक। अगर क्वांटिटी में मान लिया 3 होते तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 12.1। अगर आंसर में जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 होते तो हम राउंडिंग ऑफ कहां तक कर देते? 12.11 तक। फिर रिपीट कर रहे हैं बेटा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम काउंट करते हैं डेसिमल के बाद, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम काउंट क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद थर्ड रूल है बेटा, ये तो था सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं किसी गिवन क्वांटिटी के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो और साथ में क्या हो? डिवीजन भी। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक प्रॉपर प्रिसाइज टर्म को, मतलब एक नॉन जीरो डिजिट जिसमें डेसिमल ना हो, उस क्वांटिटी को छोड़ो पहले। तो इसमें देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5। इसमें है बेटा 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी में आओ, 1 2 3 4। ये क्या है? डेसिमल के बाद नॉन जीरो के बीच में इनसिग्निफिकेंट होगा, और जीरो जो लेफ्ट साइड में होता है वो भी क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। इसमें टोटल डिजिट कितने हैं? 4। इसमें कितने आए हैं बेटा? 5। अब काउंट करते हैं बेटा, इसमें डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में जीरो होती है दैट इज इनसिग्निफिकेंट। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। और हम एक प्रॉपर इंटीजर को कंसीडर नहीं करते, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट एक डेसिमल क्वांटिटी में जितने होंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने हैं? 5। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एक डेसिमल क्वांटिटी में कितने हैं? 2। तो राउंडिंग ऑफ के बाद आंसर में भी हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2। फिर रिपीट कर रहे हैं बेटा, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए वो क्वांटिटी ली जाती है जिसके अंदर क्या होते हैं? लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए प्रिसाइज टर्म। मतलब सारी डेसिमल क्वांटिटी में हम काउंट करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट किस में है, दैट विल बी योर आंसर। ओके, अगर आता है तो हमें सोल्व भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट ये चेक कर लेते हैं कि किस क्वांटिटी के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, लिस्ट, दैट विल बी आंसर। ओके बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। Now we will discuss topic laws of chemical combination. First law is law of conservation of mass. This law is also called law of indestructibility of matter. इसको हम कैसे समझते हैं? स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में जो रिएक्टेंट का मास
मास है वही क्या है, प्रोडक्ट का, जिसको आप 9th में बार बार स्टडी करते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिजिकल चेंज क्या है, विच इज रिवर्सिबल। जैसे हम एग्जांपल लें, आइस है विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, इसको हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। तो हमने ये देखा कि जो आइस का वेट है वही वेट किसका है, वाटर का। तो अगेन कि रिएक्टेंट का मास किसके मास के इक्वल है, प्रोडक्ट के। तो ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। दूसरा है बेटा केमिकल चेंज। हमने सोडियम क्लोराइड लिया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सिल्वर नाइट्रेट लिया Ag पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, सोडियम नाइट्रेट, और ये सिल्वर पॉजिटिव इस क्लोराइड नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, सिल्वर क्लोराइड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of product in this reaction there is formation of insoluble white PPT or silver chloride which gets settled down in a downward direction, that is there is formation of precipitate in this reaction. So this reaction is known as a precipitation reaction that is also studied by you in a 10th class. तो ये chemical reaction में क्या है, हमने रिएक्टेंट लिया सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर ऐड कर दिया, तो प्रेसिपिटेट क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड का। सिंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन द प्रोडक्ट सो इट इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद इसी लॉ का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट का मास है मान लिया 4.5 kg और प्रोडक्ट का मास कितना आ रहा है 4.1 kg, तो जो दोनों में डिफरेंस कितने का है 0.4 ग्राम का, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी क्या कहता है, ये रहा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, कि मास एंड एनर्जी आर interconvertible but total mass and energy during any chemical or physical change remains constant। कि अगर कोई भी चेंज आया है, ये 0.4 ग्राम का रिएक्टेंट थे 4.5 ग्राम, प्रोडक्ट ने है 4.1 ग्राम, तो दोनों के मासेस में जो डिफरेंस आया है दैट विल बी कन्वर्टेड इन दी एनर्जी। फिर रिपीट कर रहे हैं, मास एंड एनर्जी आर interconvertible but total mass of reactant and product remains same during any physical or a chemical change। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं बेटा। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है हमारा 4.90 ग्राम, जब हम इसको हीट करते हैं तो इतने क्या होते हैं 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है तो ऊपर इवॉल्व हो जाएगी बीइंग लाइटर, एंड रेजिड्यू का मतलब राख की फॉर्म में जो लेफ्ट बिहाइंड रहा पोटेशियम क्लोराइड वो कितना है 2.96 ग्राम, मतलब ये दो क्या है हमारे प्रोडक्ट। शो दैट दीज रिजल्ट्स शोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें ये प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट किसको फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो हमने थोड़ा सा बेसिक ले लिया बेटा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया कि पोटेशियम क्लोरेट है, दे रखा है हमें कि ये क्या क्या देते हैं, ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड। ऑक्सीजन कितना है 1.92 और पोटेशियम क्लोराइड कितना है 2.96, तो दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 4.88, और रिएक्टेंट हमारा कितना है 4.90, तो लगभग क्या है सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, क्योंकि रिएक्टेंट का मास कितना है 4.90 और प्रोडक्ट का मास कितना है 4.88। तो सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट सो इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, थैंक यू बेटा।